हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं साइबर डिफेंस के 1 मार्क्स, 5 मार्क्स और 15 मार्क्स के सारे वीवीआई प्रश्नों को बताने वाला हूं। मींस कह सकते हैं कि आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए महासंग्राम होने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं 1 मार्क्स वाला, 5 मार्क्स वाला और 15 मार्क्स वाला सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चनों को उसके आंसर के साथ में बताऊंगा, ठीक है। और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा दोस्तों, इतना याद रखिएगा। एक इससे बाहर एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत देर से मैं सुबह से इसको खोज रहा हूं, सुबह से मैं ढूंढ रहा हूं कि कौन सा वीवीआई क्वेश्चन हो रहा है। बहुत देर के निर्णय के बाद मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूं और 99% चांस, कितना 99% चांस है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से, और अगर वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन देता है, सिलेबस से बाहर मत समझते हैं, जैसे मान लीजिए साइबर डिफेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से दे दिया, फिर तो अलग बात है ना। लेकिन वैसा तो करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है साइबर डिफेंस, तो साइबर डिफेंस से ही क्वेश्चन देगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ना है, और कौन से 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, और इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो जैसे जैसे मैं आपको कहते जाऊंगा वैसे वैसे आपको करते चले जाना है। इसके पहले मैंने इसके पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2 को कंप्लीट कराया था। पार्ट 2 में मैंने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो वो चीज़ को आप देख ले, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हो, है ना। और आज का जो वीडियो है आपका पार्ट 3 होने वाला है। कौन सा पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें से संपूर्ण चीजें आपको मिलेंगी, सारे के सारे चीज इसी में समाहित होने वाला है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं साइबर डिफेंस के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पहले, तो 1 मार्क्स में आपको पढ़ के जाना है साइबर सुरक्षा क्या है। क्या पढ़ना है? साइबर सुरक्षा क्या है। पढ़ के नहीं जाना, मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। दूसरा कह रहा है वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में पढ़ लेना है कि व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा CIA त्रिकोण के 3 घटक कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में। आपको इंग्लिश क्वेश्चन में ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा ना वो इंग्लिश में ही आएगा, आपको उसका हिंदी खुद से करना पड़ेगा, और हिंदी से आप लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश को ध्यान रखिएगा। कह रहा है व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द CIA ट्राइड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों 4 में आपको पढ़ना है एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या अंतर है। एक्टिव और पैसिव अटैक किसको कहते हैं, ठीक है, और उसमें क्या अंतर है उसके बारे में पढ़ दीजिएगा। वही कह रहा है इंग्लिश में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक। बस आपको याद रख देखना है एक्टिव और पैसिव अटैक, ठीक। फिर देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोगों को पढ़ना है साइबर अपराध का एक उदाहरण दीजिए। साइबर अपराध को हम लोग बोलते हैं साइबर क्राइम। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम। तो ये हो गया आपका 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब बारी आती है 5 मार्क्स वाले वीवीआई प्रश्नों का। तो उसमें से दोस्तों सबसे पहले आपको पढ़ लेना है साइबर सुरक्षा की परतों को समझाइए। क्या पढ़ना है? साइबर सुरक्षा की परतों को समझाइए। पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। मैं भी बार बार भूल जा रहा हूं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में आपका ऐसे आ जाएगा, एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के लेयर्स मतलब साइबर सुरक्षा के परतों को बताइए, ठीक है। दूसरा कह रहा दोस्त कि इंटरनेट गवर्नेंस की चुनौतियां क्या है। इंटरनेट गवर्नेंस की चुनौतियां क्या है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे देगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट गवर्नेंस। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार क्या है। कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्रिमिनल्स। ये आपका तीसरे प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा। चौथे प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है। या तो फिर ऐसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, है ना। इंग्लिश में आपको ऐसे दे सकता है कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, या तो व्हाट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब आपको देखना है बस यहाँ पे कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है कि नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं मोबाइल उपकरणों में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी कैसे होती है। मीन्स मोबाइल के उपकरण में, मोबाइल से जो है ना क्रेडिट कार्ड में धोखाधड़ी कैसे होता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका अंग्रेजी में ऐसे आ सकता है। देखिएगा क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे देखिएगा क्रेडिट कार्ड और फ्रॉड वगैरह देखिएगा, फिर मोबाइल देखिएगा, बस देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसके बारे में है। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा साइबर खतरों और साइबर युद्ध में क्या अंतर है। साइबर खतरा और साइबर युद्ध में क्या अंतर है, ठीक है, इसके बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइबर थ्रेट्स एंड साइबर वॉरवेयर, ठीक है, वॉरफेयर,
है ना। ये क्वेश्चन आपका, आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि आप इसको भूलोगे नहीं, आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़े सुरक्षा खतरे। मीन्स मोबाइल और वायरलेस उपकरण है, उनसे हमें क्या क्या सुरक्षा के खतरे हैं उसके बारे में बताइए। अगला प्रश्न हमारा है साइबर अपराध के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। साइबर अपराध के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्हाट कैन बी सोशल इंपैक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम, है ना। तो ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हुए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं 15 मार्क्स वाले मोस्ट वीवीआई प्रश्न, जिसमें से पहला आपको पढ़ लेना है साइबर सुरक्षा के सिद्धांत, खतरे और विभिन्न प्रकार के हमलों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत घुमा सकता है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि साइबर सुरक्षा के सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं, खतरे पढ़े हैं और विभिन्न प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है इंग्लिश में, एक्सप्लेन इन डिटेल्स द प्रिंसिपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स। ठीक, दूसरे प्रश्न में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा CIA त्रिकोण क्या है, इसके 3 मुख्य विशेषताएं, कॉन्फिडेंटली, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, है ना, इसको समझाइए। ठीक, तो ये चीज तीनों को देखना है आपको, ये वहां पे दिया रहेगा, तो CIA दिया रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों मैं आपको तैयारी करवाऊंगा साइबर जासूसी और साइबर आतंकवाद क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऐसे दे सकता है कि व्हाट इज साइबर स्पाइनेज एंड साइबर टेररिज्म, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साइबर क्षेत्र और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को विस्तार से समझाइए। भारतीय राष्ट्रीय क्षेत्र और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है उसके बारे में बताइए, है ना। इसके पहले भी मैंने आपको राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के बारे में पढ़ने के लिए कहा था। कह रहा है डिस्कस इन डिटेल्स द इंडियन साइबर डोमेन्स एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों मैं आपको तैयारी करवाऊंगा मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से संबंधित सुरक्षा समस्याओं को विस्तार से समझाइए। मींस मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से किस प्रकार से समस्याएं होती है उसके बारे में बताना है ना। क्या एक्सप्लेन इन डिटेल्स द सिक्योरिटी इश्यूज रिलेटेड टू मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। फिर आपका छठा प्रश्न है संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा के प्रभाव क्या है और IPR मुद्दों और सोशल मीडिया से जुड़े हुए खतरों की चर्चा करें। देखो आपको यहाँ पे देखना IPR, कहीं क्वेश्चन में अगर आप IPR मिला तो आपको वही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों मैं आपको करवाऊंगा डेटा गोपनीयता के मुद्दों पर विशेष नोट लिखिए और डेटा लिंकिंग, प्रोफाइलिंग और प्राइवेसी पॉलिसी को समझाइए। ठीक है, तो देखिए अगर आपको डेटा लिंकिंग कहीं दिख जाए, प्रोफाइलिंग कहीं दिख जाए, प्राइवेसी पॉलिसी कहीं दिख जाए, है ना, तो आपको सेम आंसर लिखना है जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कह पाऊंगा। तो यहां तो दोस्तों आपके ये हो गए क्वेश्चंस जो मैंने 1 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले सारे VVI क्वेश्चनों को बता दिया। अब चलिए एक एक करके जो है ना, सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और उसके बाद अंत में तैयारी करेंगे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। मींस आज की वीडियो में आपका सारा का सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन का जो हमारा 1 मार्क्स के लिए था, साइबर सुरक्षा क्या है, साइबर सुरक्षा किसको कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करके, मोबाइल का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके ठगी करते हैं। तो उन्हीं से बचना जो है ना क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। वही कह रहा है साइबर सुरक्षा का मतलब है कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, वेबसाइट और हमारी ऑनलाइन जानकारियों को हैकर्स और वायरस से बचाना। ये क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है। कह रहा है यह हमें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखती है। ये क्या करती है, हमें ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, आपको मैसेज भेजते हैं, लिंक भेजते हैं, लिंक क्लिक करने के बाद सारा आपका डाटा खत्म हो जाता है, या तो फिर कह सकते हैं कि आपका वो मनी वगैरह सब खत्म हो जाता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइबर सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें मेरे दोस्त, वल्नरेबिलिटी क्या होती है। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे क्वेश्चन दोनों दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों दिया हुआ है ना। तो बात अगर करते हैं वल्नरेबिलिटी का, तो कहा जाता है कि वल्नरेबिलिटी का मतलब है सिस्टम या सॉफ्टवेयर में कोई कमजोरी या गलती जिससे हैकर जो है उस पर हमला कर सकता है। मान लीजिए आपके सिस्टम में या तो सॉफ्टवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा
है ना। तो प्रॉब्लम के कारण कोई हैकर जो है ना क्या कर सकता है, तुरंत उस पर हमला कर सकता है और आपके डाटा को चोरी कर सकता है। कह रहा है कि यह जो है कमजोरी हमारी सुरक्षा के खतरों में डाल सकती है। कह रहा ना कि यह कमजोरी है जो है ना हमारे कंप्यूटर के सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, मतलब हमारा कंप्यूटर जो है हैक हो सकता है ऐसे। ठीक, तीसरा हमारा प्रश्न था दोस्त, CIA त्रिकोण के 3 घटक कौन है। तो CIA त्रिकोण के 3 घटक मैंने आपको बताया था। ठीक है, कॉन्फिडेंटली, ठीक है, इंटीग्रिटी और अवेबिलिटी। तो आखिर यहाँ पे कैसे कैसे लिखना है, तो लिखा गया इस प्रकार से कि CIA त्रिकोण कंप्यूटर सुरक्षा के 3 जरूरी हिस्सों में दिखाता है। पहला गोपनीयता, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंटली कहते हैं, है ना। कह रहे हैं कि जानकारी को गुप्त रखना, जानकारी को गुप्त रखना, ये क्या करता है, जानकारी को गुप्त रखता है। दूसरा अखंडता, इस जानकारी को बिना बदलाव के सुरक्षित रखता है ये। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है कि जब भी जरूरत हो तब जानकारी आसानी से हमें मिल जाता है। तो ये काम कौन करता है, CIA। कौन करता है मेरे दोस्त, CIA करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा इस प्रकार से है। कह रहा है एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या अंतर है। क्या कह रहा है, एक्टिव और पैसिव अटैक में क्या अंतर है। इंग्लिश आपका ऐसे रहेगा कि डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव अटैक्स, है ना। तो बात अगर करते हैं मेरे दोस्त एक्टिव अटैक का, किसका, एक्टिव अटैक का, कहा जाता है कि इसमें हैकर जो है ना सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। इसमें हैकर क्या करता है, सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, आपका डाटा मिटा देता है या तो उसको बदल देता है। जबकि अगर बात करते हैं पैसिव अटैक का, तो पैसिव अटैक का मतलब है कि हैकर जो है ना आपकी जानकारी को चुपचाप देखेगा, उसमें कुछ हटाएगा नहीं, कुछ बदलेगा नहीं। ठीक है, बस देखेगा और वहां से चला जाएगा। ठीक है, अब बारी आती है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस प्रकार से है कि साइबर अपराध का एक उदाहरण दीजिए। साइबर अपराध, साइबर अपराध किसको कहते हैं, मान लीजिए किसी के मोबाइल से डाटा चोरी करना, ये क्या हो गया, साइबर अपराध हो गया। तो वही कह रहा है कि साइबर अपराध का एक उदाहरण है किसी का भी ईमेल या तो सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लेना और उसकी जानकारी को चुरा लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसके 1 मार्क्स वाले क्वेश्चनों को कंप्लीट किया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके 5 मार्क्स वाले VBI प्रश्नों का, जिसमें से पहला हमारा प्रश्न था साइबर सुरक्षा के परतों को समझाइए। क्या समझाइए, साइबर सुरक्षा के परतों को समझाइए कि साइबर सुरक्षा के क्या क्या कद होते हैं, कैसे कैसे साइबर सुरक्षा किया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे मेरे दोस्त परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर सुरक्षा की परतें एक सुरक्षित ढांचा बनाती है। साइबर सुरक्षा की परतें क्या करती है, एक सुरक्षा ढांचा बनाती है जिससे कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को कई स्तरों तक सुरक्षित किया जाता है। मीन्स कह रहा ना कि साइबर सुरक्षा की परतें जो है ना क्या करती है, सुरक्षा की एक ढांचा बनाता है जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है और नेटवर्क जो है वो क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। कह रहा है इसकी जो प्रमुख परतें हैं वो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से परतें हैं, तो पहला इसका परत है भौतिक सुरक्षा। क्या है मेरे दोस्त, भौतिक सुरक्षा। अब भौतिक सुरक्षा मतलब क्या होता है, तो कह रहा है इसमें जो है ना कंप्यूटर हार्डवेयर और डेटा सेंटर को अनधिकृत पहुंच से बचाया जाता है। ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर हार्डवेयर और डाटा जो है ना उसको अनवांटेड लोगों तक नहीं पहुंचने देता ये। ठीक, दूसरा कह रहा है नेटवर्क सुरक्षा। ये क्या करता है, नेटवर्क को हैकिंग, वायरस और अन्य ऑनलाइन खतरों से बचाता है ना। कह रहा है कि फायरवॉल और एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है ना फायरवॉल और एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है एप्लीकेशन सुरक्षा। सॉफ्टवेयर और ऐप्स में कमजोरियों को दूर कर उन्हें सुरक्षित बनाना। ठीक है, किसका काम है, तो साइबर सुरक्षा का काम है ना। आगे कह रहा है कि डेटा सुरक्षा, डेटा को एन्क्रिप्ट और सुरक्षित रखना ताकि अनाधिकृत लोग उसे ना पढ़ सकें। ये किसका काम है, साइबर सुरक्षा का। फिर कह रहा है मेरे दोस्त कि यूजर एजुकेशन में जो भी उपयोग करता है उसको साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना ताकि वे मजबूत पासवर्ड और सुरक्षित व्यवहार अपना सकें और उनका जो है ना कंप्यूटर और फोन जो है हैक ना हो सके। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन को समाप्त किया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके दूसरे क्वेश्चन का, जो हमारा इस प्रकार से था कि इंटरनेट गवर्नेंस की चुनौतियां। इंटरनेट गवर्नेंस की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इंटरनेट गवर्नेंस किसको कहते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में दे सकता है। ठीक है, तो देखिए मेरे दोस्त बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेट गवर्नेंस का। किसका, इंटरनेट गवर्नेंस का। तो कहा जाता है कि इंटरनेट को ठीक से चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करवाना क्या कहते हैं, उसको इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं। मीन्स इंटरनेट को ठीक से चलाने के लिए नियम बनाना और उनके पालन कराने के तरीके को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेट गवर्नेंस कहते हैं।
कह रहा है जैसे कि मान लीजिए सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर भी जो है ना कुछ नियम जरूरी होते हैं ताकि सभी लोग इसे सुरक्षित और ठीक से इस्तेमाल कर सके। जैसा कि सड़क पर हम लोग देख रहे हैं कि ट्रैफिक नियम होता है, वैसे इंटरनेट पर भी जो है ना कुछ नियम लागू होते हैं ताकि सभी लोग जो है ना इसको सुरक्षित ढंग से इस्तेमाल कर सके। ठीक है, कह रहा लेकिन इंटरनेट को सही तरीके से चलाना आसान नहीं है, इसमें कई चुनौतियां आती है, कई प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि पहला हमारा साइबर अपराध। क्या है? साइबर अपराध, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग साइबर क्राइम। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। कह रहा है कि इंटरनेट पर कुछ लोग दूसरों की फोटो, जानकारियां या बैंक डिटेल्स चुरा लेते हैं। इंटरनेट पे कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे का फोटो को चुरा लेते हैं, जानकारियां चुरा लेते हैं और बैंक डिटेल्स को चुरा लेते हैं, है ना। और इसको रोकना क्या है, बेहद ही जरूरी है। दूसरा कह रहा है दोस्त कि गलत और झूठी जानकारियां फैलाना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंटरनेट पे कभी कभी अफवाहें, झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाली बातें डाली जाती है। इससे समाज में दिक्कतें आती है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कुछ ऐसे फोटोज वगैरह हो जाता है या तो कुछ भी चीज़ गलत फहमी वाली चीज़ जो है ना डाल दिया जाता है, जिससे लोगों के मन में गलत इफेक्ट पहुंचता है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहा है सब तक इंटरनेट ना पहुंचना। मीन्स गांव और गरीब इलाकों में इंटरनेट की सुविधा कम होती है, जिससे वहां के लोग जो है ना वो पीछे रह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे कह रहा है कि हर देश के अलग नियम, इंटरनेट गवर्नेंस का जो है ना सब देशों का अलग अलग नियम है। कह रहा है कि हर देश इंटरनेट के लिए अलग कानून बनाता है, इसलिए एक जैसा नियम बनाना मुश्किल हो जाता है। पांचवा हमारा है बड़ी कंपनियों का ज़्यादा कंट्रोल। मीन्स कह रहा है कि कुछ बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक इंटरनेट पर ज़्यादा अधिकार रखती है। इससे छोटे लोग और देश जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, गूगल पे अपना सारे पासवर्डों को डाल देते हैं, फेसबुक पे सारे पासवर्डों को डाल देते हैं। इससे गूगल के पास और फेसबुक के पास आपके सारा डाटा सेव हो जाता है। ठीक है, और नतीजा ये निकलता है कि इंटरनेट को सुरक्षित, सच्चा और सभी के लिए सम्मान बनाने के लिए सभी देशों और लोगों को मिल करके नियम बनाने और पालन करने की जरूरत है। कह रहा ना कि इस प्रकार से हम लोग कहें तो इंटरनेट को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, और हमें अपनी फाइलों को बचाव करने के लिए सभी देश और लोगों को मिल करके जो ना नियम बनाना चाहिए और उसका पालन भी करना चाहिए। तभी जो है हम लोग साइबर अपराध से बच सकते हैं, अन्यथा साइबर अपराध से बचे नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 में। मैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ऐसे कह रहा है कि कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार, कंप्यूटर अपराधी के क्या क्या प्रकार हैं, है ना, कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं, मीन्स कंप्यूटर क्रिमिनल कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे दोस्त कंप्यूटर क्रिमिनल का। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि कंप्यूटर अपराधी वे लोग होते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या कह रहा है? कंप्यूटर अपराधी वे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर या इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये लोग चोरी, धोखाधड़ी, डाटा चुराना, वेबसाइट हैक करना जैसे काम करते हैं, है ना। और कंप्यूटर अपराधी की बात करें तो ये कई प्रकार के होते हैं, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। पहला है हैकर। आप लोगों ने हैकर का नाम सुना होगा। कह रहा हैकर ऐसे लोग होते हैं जो किसी का कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम को तोड़ करके उसमें घुस जाते हैं, मीन्स उसके सुरक्षा को तोड़ करके उसमें घुस जाते हैं। और कुछ हैकर जो है ना सिर्फ मजे के लिए करते हैं, तो कुछ हैकर जो है दूसरे के डाटा को चुराने या नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा हमारा है क्रैकर्स। क्या है? क्रैकर्स। ये हैकर से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये जो है ना हैकर से भी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सुरक्षा तंत्र को तोड़ करके प्रोग्राम को खराब कर देते हैं और सिस्टम को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ये कौन? क्रैकर्स। फिर तीसरा हमारा आता है साइबर ठग। क्या आता है? साइबर ठग, जिसको हम लोग साइबर फ्रॉड कहते हैं। कह रहा है कि ये लोग ऑनलाइन वेबसाइट या तो ईमेल के जरिए लोगों से पैसा ऐंठते हैं। ये लोग क्या करता है, ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए या तो ईमेल के जरिए लोगों से क्या करते हैं, पैसा ठगते हैं, जैसे कि फर्जी कॉल करना, ठीक है, और बैंक की जानकारी देना, और बैंक की जानकारी मांग करके नकली वेबसाइट से पैसे बना करके निकाल लेना। ठीक है, ये सब काम किया जाता है। ये कौन करता है? साइबर ठग करते हैं। फिर चौथा है डाटा चोर। ये अपराधी किसी कंपनी या व्यक्ति की जरूरी जानकारियां चुरा लेता है और उसे बेचते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है?
तो कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा कहा था कि कंप्यूटर अपराधियों के प्रकार को बताइए। फिर पांचवा हमारा आता है स्पैम भेजने वाले। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ईमेल पे हमारे बहुत सारे ऐसे अनवांटेड ईमेल्स आ जाते हैं जो हम लोग चाहते भी नहीं। तो वही कह रहा है कि ये लोग फालतू या गलत ईमेल भेजते हैं जिससे लोगों को धोखा हो सकता है या तो वायरस आ सकता है। ठीक है, उसको डाउनलोड करने से आपके फ़ोन में वायरस आ जाएगा और आपका फ़ोन जो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से हैक हो जाएगा। ठीक है, तो अंत में दोस्तों नतीजा यही निकलता है, कहा जाता है कि कंप्यूटर अपराधी समाज और देश दोनों के लिए खतरनाक होता है। इनसे बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए और मजबूत पासवर्ड, एंटीवायरस जैसे सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए। किस चीज़ के लिए? तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने फ़ोन को बचाने के लिए, अपने सिस्टम को बचाने के लिए, में साइबर सुरक्षित रहने के लिए। ठीक है, साइबर ठगों से बचने के लिए, है ना। अब दोस्तों बातें आती है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो हमारा इस प्रकार से था कि भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति क्या है। क्वेश्चन क्या था? भारत की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है ना वो क्या है, उसके बारे में बताइए। ये क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज इंडियाज नेशनल साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, या तो व्हाट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो बात करते हैं अगर दोस्त राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति का, तो लिखना आपको इस प्रकार से है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को साल 2013 में बनाया था। इसका मकसद यह था कि देश के लोगों, सरकारी ऑफिसों, कंपनियों और सेना के कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित रखा जाए। मीन्स देखिए हुआ क्या कि भारत सरकार ने 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो है ना लागू किया, जिसका मकसद था, जिसका उद्देश्य था कि देश के जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, जितनी भी कंपनियां हैं और सेना के कंप्यूटर सिस्टम है, सबको जो है ना क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, है ना। कह रहा है इस नीति का मुख्य उद्देश्य है, पहला साइबर हमलों से सुरक्षा देना, मीन्स ताकि कोई भी हैकर जो है ना सरकारी या तो निजी सिस्टम को नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरा उद्देश्य डाटा को गोपनीयता बनाए रखना। ठीक है, यानी लोगों की जो निजी जानकारियां हैं उसको चोरी ना होने देना। खैर तीसरा जो है सुरक्षित इंटरनेट वातावरण तैयार करना, ताकि लोग जो है ना बिना डरे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके। चौथा इसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना, मीन्स लोगों को साइबर सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चनों को समाप्त किया। बारी आती है इसके निष्कर्ष का मेरे दोस्त। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस नीति के तहत सरकार ने CERT-IN टीम बनाई है। ठीक है, जो देश में होने वाले साइबर हमलों की निगरानी करती है और समाधान देती है। क्या कह रहा है, इस नीति के तहत सरकार ने क्या किया, एक टीम बनाया है जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, है ना। और ये क्या करता है, साइबर हमलों पर निगरानी रखता है और उसका समाधान तुरंत करता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे दोस्त इसके 5वें क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे इस प्रकार से है कि मोबाइल उपकरणों में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी कैसे होती है। क्या कह रहा है, मोबाइल उपकरणों में, मोबाइल जैसे सिस्टमों में जो है ना क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी कैसे होता है, फ्रॉड कैसे होता है, उसके बारे में बताइए। वही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ऐसे पूछ सकता है कि हाउ डज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड ऑक्योर्स इन मोबाइल डिवाइसेस। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और लिखेंगे कि आजकल मोबाइल से शॉपिंग, बैंकिंग और पेमेंट करना बहुत आम हो गया है और इसी का फायदा उठा करके कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परिचय में लिखना है। आगे आपको लिखना है कि क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मोबाइल में ऐसे होती है। कैसे होती है, तो पहला फर्जी ऐप के जरिए। आप लोगों ने देखा होगा कई तरह के ऐप्स जो है बाजार में आए हैं। वही कह रहा है कि कुछ लोग नकली ऐप बनाते हैं जो दिखने में असली लगते हैं। लोग क्या करते हैं, उसमें जो है ना अपनी कार्ड डिटेल्स डाल देते हैं और अपराधी जो है उसका गलत इस्तेमाल करता है। मतलब वो उसका समझ लिया कार्ड डिटेल्स डाला कि आपका कार्ड पूरा साफ हो गया। दूसरा कह रहा है फिशिंग लिंक, मीन्स SMS या तो ईमेल में एक लिंक भेजा जाता है, जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे आपकी जानकारी जो है वो क्या हो जाएगी, हैक हो जाएगी, मीन्स आपका फ़ोन ही हैक हो जाएगा, है ना। तीसरा कह रहा वाईफाई नेटवर्क का दुरुपयोग। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करने पर जो है ना हैकर आपकी मोबाइल डाटा चुरा सकता है। ठीक है, कभी कभी देखा होगा कि कई जगह जो है ना वाईफाई चालू होता है ना। तो अगर आप पब्लिक वाईफाई को इस्तेमाल करते हैं तो हैकर जो है ना उसके तहत आसानी से आपके फ़ोन में घुस सकता है। ठीक है, चौथा कह रहा कि फ़ोन हैक करना। अगर फ़ोन में वायरस या तो मालवेयर आ जाए तो वो चुपचाप आपकी बैंक या तो कार्ड की जानकारी चुरा सकता है। कौन, हैकर्स। ठीक है, अब इससे बचाव के उपाय क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है।
तो पहला कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ भरोसेमंद ऐप को ही डाउनलोड करें। दूसरा, अनजान लिंक पे कभी क्लिक ना करें। तीसरा कह रहा है दोस्त कि ओटीपी और कार्ड डिटेल्स किसी को ना बताएं। अपने ओटीपी को और कार्ड डिटेल्स जो है ना किसी को बताएं नहीं। चौथा कह रहा है कि मोबाइल में एंटीवायरस जरूर रखें। मोबाइल में क्या करें, एंटीवायरस जरूर डला के रखें। ठीक है, तो यहां तो दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त किया। अब हमारा क्वेश्चन 6 इस प्रकार से है कि साइबर खतरों और साइबर युद्ध में क्या अंतर है। साइबर खतरा और साइबर युद्ध में क्या अंतर है, या तो ऐसे भी पूछ सकता है कि साइबर खतरा क्या है या तो साइबर युद्ध क्या है ना। तो क्वेश्चन आप देखिएगा कि साइबर थ्रेट्स रहेगा और साइबर वॉरफेयर रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करते हैं साइबर खतरों और साइबर युद्धों का, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे साइबर खतरे के बारे में। किसके बारे में, साइबर खतरे के बारे में। लेकिन इसके पहले हम लोग लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर खतरे और साइबर युद्ध दोनों कंप्यूटर या इंटरनेट से जुड़े खतरनाक काम होते हैं, लेकिन इनमें फर्क होता है। किसमें किसमें, साइबर खतरा और साइबर युद्ध में। अब आखिर साइबर खतरा क्या है और साइबर युद्ध क्या है उसको हम लोग आगे जानते हैं। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, कह रहे हैं यहाँ पे साइबर खतरे का मतलब है। तो साइबर खतरे का मतलब क्या है, तो कह रहा है कि ऐसा कोई काम जिससे आपके कंप्यूटर, मोबाइल या डाटा को नुकसान हो सकता है, जैसे कि वायरस, हैकिंग, फिशिंग ईमेल, पासवर्ड चोरी करना आदि, है ना। ये आम लोगों, कंपनियों या सरकारों को निशाना बना सकती है। ठीक है, मैं सीधा समझिएगा कि साइबर खतरा का मतलब है कि आम लोगों का जब मोबाइल, डाटा ये सब हैक किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर खतरा कहते हैं। लेकिन बात अगर किया जाए साइबर युद्ध का, तो साइबर युद्ध जो है ना देशों के बीच में होता है। किसके बीच में, देशों के बीच। जैसे मान लीजिए भारत का कुछ लोग जो है वो क्या करेगा, पाकिस्तान के कुछ डाटा को चुरा लिया, ठीक है, या तो उसका सिस्टम को हैक कर लिया, तो ये क्या हो गया, साइबर युद्ध हो गया। वही कह रहा है कि जब एक देश दूसरे देश के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क पर हमला करता है, जैसे कि सेना का डाटा चुराना, बिजली या बैंकिंग सिस्टम को ठप करना, है ना, इस तरह के युद्ध को जो है डिजिटल युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिजिटल युद्ध, और इसी को जो है साइबर युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अगर मुख्य अंतरों का, तो कहा जाता है कि साइबर खतरे रोज होते हैं और कई बार छोटे छोटे होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं साइबर युद्ध का जो है ना, तो ये देश स्तर पे होता है। ठीक है, वही कह रहा है कि साइबर युद्ध एक देश द्वारा दूसरे देश पे हमला करने से होता है और ये जो है ना बड़ा नुकसान कर सकता है। तो यहां से दोस्तों हम लोगों ने इसके छठे प्रश्न को भी समाप्त किया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो हमारा इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है कि मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़े सुरक्षा खतरे क्या है। मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़ा सुरक्षा खतरा क्या है उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में ऐसे दे सकता है कि सिक्योरिटी रिस्क और मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस। तो बात अगर करते हैं मोबाइल और वायरलेस उपकरणों से जुड़े सुरक्षा खतरे का, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि आजकल जो है ना हम लोग मोबाइल और वायरलेस नेटवर्क जैसे कि वाईफाई और ब्लूटूथ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सुरक्षा खतरे भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका कुछ खतरा भी है। खतरा क्या है, तो पहला डेटा चोरी होना। कह रहा है कि आपके मोबाइल में वायरस या तो फर्जी ऐप हो तो आपकी फ़ोटो, मैसेज, बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती है। कब, जब आपके मोबाइल में फर्जी ऐप होगा तब। दूसरा कह रहा है कि फिशिंग अटैक मीन्स एसएमएस या तो ईमेल के जरिए लिंक भेज करके आपकी जानकारी चुराई जा सकती है। तीसरा कह रहा है पब्लिक वाईफाई का खतरा, कि मान लीजिए खुले नेटवर्क जैसे रेलवे स्टेशन या तो कैफे से जुड़ने पर जो है ना हैकर क्या कर सकता है, आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। चौथा कह रहा है दोस्त ब्लूटूथ हैकिंग, मीन्स अगर आपका ब्लूटूथ चालू है तो कोई पास का हैकर जो है ना आपके फ़ोन में घुस सकता है। ठीक, पांचवा कह रहा है मोबाइल चोरी, कि मान लीजिए अगर आपका कभी फ़ोन चोरी हो जाए, है ना, और उसमें पासवर्ड ना लगा हो, तो वो जो है ना आपकी सारी जानकारियों को हड़प लेगा। में सारी जानकारी आपके गलत हाथों में चली जाएगी, में आपका फ़ोन हैक हो जाएगा फिर। ठीक है, अब कह रहा है इससे बचाव के उपाय, कैसे इससे बचा जाना चाहिए। तो इससे बचने के पहला उपाय है अनजान नेटवर्क से बचें, अनजान नेटवर्क पर क्लिक ना करें, फालतू ऐप डाउनलोड ना करें, और फ़ोन में पासवर्ड और एंटीवायरस जरूर रखें। इतना काम हम लोगों को करना है। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 का, जो इस प्रकार से था कि साइबर अपराध के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, साइबर अपराध
का समाज पे क्या असर हो सकता है उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में दे सकता है कि सोशल इंपैक्ट ऑफ साइबर क्राइम। तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे दोस्त? परिचय लिखेंगे। लिखेंगे इस प्रकार से कि साइबर अपराध का असर सिर्फ व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि पूरे समाज पर होता है। क्या कह रहा है? साइबर अपराध का असर जो है ना सिर्फ निजी व्यक्तियों पे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति का वो डाटा हैक कर सकता है, ठीक है, पूरे समाज का भी वो कर सकता है ना। इसके कुछ मुख्य सामाजिक प्रभाव हैं। तो क्या क्या सामाजिक प्रभाव हैं? पहला कह रहा डर और चिंता बढ़ना। जब लोगों की निजी जानकारी या बैंक का पैसा चोरी हो जाता है तो लोग जो है ना इंटरनेट पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। ये तो सही बात है। दूसरा कह रहा है विश्वास टूटना। मान लीजिए ऑनलाइन फ्रॉड या तो धोखा होने पर लोग जो है ना सोशल मीडिया और ऑनलाइन शॉपिंग से डरने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार ऐसा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करना ही छोड़ दिया। आगे कह रहा है कि मानसिक तनाव। मानसिक तनाव कह रहा है कि साइबर बुलिंग, झूठी खबरें या तो बदनाम करने वाली फोटो वीडियो से लोग जो है ना तनाव में आ जाते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं किसी को। अगर किसी के पास कोई फोटो वगैरह है, ठीक है, या तो किसी के फ़ोन से अगर वो फोटो वगैरह ले लेते हैं तो लोग उसको क्या करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, है ना। तो इससे वे लोग जो है ना स्ट्रेस में आ जाते हैं। फिर चौथा कह रहा है नौकरी और करियर पर असर, कि अगर किसी का सोशल मीडिया हैक हो जाता है और गलत पोस्ट डाल दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी नौकरी पर भी असर पड़ सकता है। ये चौथा असर हुआ। पांचवा असर है समाज में अपराध बढ़ना, कि अगर साइबर अपराध रोका नहीं गया, ठीक है, या तो रोक नहीं लगा इस पे, तो समाज में कानून का डर जो है ना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? तो नतीजा यही निकलता है कि साइबर अपराध समाज को जो है ना कमजोर कर सकते हैं। इसलिए लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है कि साइबर अपराध जो है ना हमारे समाज को कमजोर कर सकता है, ठीक है, इसके कड़ियों को तोड़ सकता है। इसलिए लोगों को जागरूक करना और सुरक्षा के उपायों को बताना और उन लोगों से अपनवाना बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 5 मार्क्स वाले जितने भी VVI क्वेश्चन थे, कौन सा 5 मार्क्स वाले जितने भी VVI क्वेश्चन थे, सारे VVI क्वेश्चनों को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब बचा हुआ है आपका 15 मार्क्स वाला प्रश्न। कौन सा? 15 मार्क्स मीन्स 15 मार्क्स वाला प्रश्न, ठीक है, तो उसको मैं इसी वीडियो में करवा दूंगा। इंटरनेट का इतिहास क्या है? प्रश्न क्या है कि इंटरनेट का इतिहास क्या है, संक्षेप में बताइए कि आखिर इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ, है ना, इसका क्या क्या इतिहास रहा, कब कब इसका उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, कब इसका विस्तार हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, उस चीज के बारे में बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंटरनेट के बारे में जानते ही होंगे। इंटरनेट के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम फोन में जब यूट्यूब में वीडियोस देखते हैं तो वो भी इंटरनेट के थ्रू, कोई कार्य करते हैं वो इंटरनेट के थ्रू। तो आज जो है ना इंटरनेट कह सकते हैं भगवान का दिया हुआ, मतलब विज्ञान का दिया हुआ क्या है, एक वरदान के समान है। क्या इंटरनेट जो है वो विज्ञान के दिया हुआ एक वरदान के समान है ना, जिसके बिना हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इंटरनेट का इतिहास क्या रहा है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम लोग जो लिखेंगे वो लिखेंगे इंटरनेट का परिचय। क्या लिखेंगे? इंटरनेट का परिचय। कि आखिर इंटरनेट किसको कहते हैं? तो कह रहा है इंटरनेट की अगर बात करें तो लिखा हुआ इंटरनेट आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। क्या कह रहा है कि इंटरनेट की अगर बात करें तो ये जो है ना आज के युग का सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। यह दुनिया भर के कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, ठीक है। ये क्या करता है, दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर है, जितने भी फोन है, जितने भी डिवाइसेस हैं, उसको क्या करता है, एक साथ जोड़ता है, एक नेटवर्क में जोड़ता है, जिससे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ना। कह रहा है कि इसका विकास कई दशकों में हुआ। इसका विकास जो है वो कई दशकों में, दशकों मतलब समझ रहे हैं, कई ईस्वी में हुआ था। जैसे कि 2010 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, ठीक है, मतलब फोन कभी आया है ना, कभी ऐप बना। अभी हम लोग देख रहे हैं 2020 ईस्वी में AI का जमाना आ गया, ठीक है। तो सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। कह रहा है जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है, मीन्स इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है ना निम्नलिखित रूपों में किया गया है। तो यहां पे कहा गया है कि अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेट का, तो इंटरनेट का शुरुआत जो है ना 1960 के दशक में हुआ। कब? 1960 के दशक में हुआ। तो 1960 के दशक में कब हुआ? जब कह रहा है इंटरनेट का जन्म जो है शीत युद्ध के दौरान हुआ। इंटरनेट का जन्म कब हुआ था? शीत युद्ध के दौरान। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि 1960 के दशक में, कब? 1960 के दशक में अमेरिका की रक्षा एजेंसी जो है
ARPA क्या है? ARPA जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। इन्होंने क्या किया था? एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया जिसे ARPANET कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ARPANET। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो इंटरनेट कनेक्शन आया था वो क्या था? ARPANET था। क्या था? ARPANET। तो वही कहा गया कि 1960 के दशक में अमेरिका की रक्षा एजेंसी ARPA ने क्या किया? एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ARPANET कहा गया। किसको? तो पहला इंटरनेट प्रोजेक्ट को। आगे कह रहा है इसका उद्देश्य सेना और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच तेज और सुरक्षित सूचना का आदान प्रदान करना था। देखिए, जब ये डिवाइसेस बनाया गया, मींस ARPANET को बनाया गया, तो इसका उद्देश्य क्या था? तो उस समय के सेनाओं को और वैज्ञानिक संस्थाओं को सूचनाओं आदान प्रदान करना। जैसे मान लीजिए जो बॉर्डर पे सेना है, ठीक है, उसको सूचना देना है, तो कैसे देंगे? तो ARPANET इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। ये वही उद्देश्य से जो है इसको बनाया गया था। ठीक है। फिर कह रहा है 1969 में पहली बार 4 कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े। अब क्या हुआ? 1969 में जो है ना, पहली बार 4 कंप्यूटर जो है एक दूसरे से जुड़े और संदेश भेजा गया। अब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ? संदेश भेजा गया और इसे इंटरनेट का प्रारंभिक रूप माना जाता है और यहीं से जो है इंटरनेट का शुरुआत होता है। तो ये हम लोगों ने इंटरनेट का प्रारंभिक दौर देख लिया, शुरुआत देख लिया। इसका शुरुआत जो 1960 ईस्वी में हुआ था। अब उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ? तो कह रहा है उसके बाद जो है 1970 के दशक में प्रोटोकॉल का विकास हुआ। किसका? प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? तो कह रहा है इंटरनेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रोटोकॉल विकसित किए गए। इंटरनेट को सही से चलाने के लिए जो है ना, क्या चालू किया गया? प्रोटोकॉल का विकास किया गया। प्रोटोकॉल। ठीक। कह रहा है TCP और IP। क्या? TCP और IP, जिसको TCP को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, 1970 के दशक में विकसित किया गया। ये जो TCP और IP है, ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है ना। ये कब विकसित हुआ? तो 1970 के दशक में विकसित हुआ, जिसने अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने में मदद किया। जिसने क्या किया? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ा। जैसे अभी देखते हैं ना कि हमारा नेटवर्क एक आइडिया का सिम है, तो एक जियो का सिम है, सबका नेटवर्क अलग अलग है ना। तो ये उस समय क्या किया? अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने का कार्य किया। कह रहा है कि यह प्रोटोकॉल आज भी इंटरनेट का मूल आधार है। यह जो प्रोटोकॉल है ना, आज के इंटरनेट जो है, अभी हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, उसका भी मूल आधार है, मींस बेस है इसका। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो लोग तरह तरह के नेटवर्क को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, है ना। तो इसका तीसरा जो विस्तार होता है वो आता है 1980 के दशक में। क्या? 1980 के दशक में इसका विस्तार होता है। कह रहा है कि 1983 में ARPANET ने TCP और IP को अपनाया। 1983 में क्या किया? ARPANET ने TCP और IP को अपनाया था और यह नेटवर्किंग का मानक बन गया। ये क्या बन गया? नेटवर्किंग का मानक में ये हमेशा हमेशा के लिए रह गया। कह रहा धीरे धीरे विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों ने भी अपने कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ा। अब उसके बाद क्या हुआ? जो विश्वविद्यालय था और शोध संस्थान से जो खोज करने वाले संसाधनों थे, उन्होंने भी क्या किया? अपने अपने कंप्यूटर को नेटवर्कों से जोड़ा, मींस इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा। कब? 1980 के बाद। अब यहां पे कहा गया कि 1986 में NSF-NET, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, बनाया गया। 1986 में क्या बनाया गया? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क बनाया गया, जिसने ARPANET की जगह ली। जिसने किसका जगह ले लिया? तो ARPANET का जगह ले लिया। यह जो है ना अधिक तेज और सस्ता था। ये ARPANET से सस्ता था और तेज भी था। कोई पूछेगा सबसे पहला इंटरनेट नेटवर्क कौन सा आया था? ARPANET आया था। ठीक है, उसके बाद कौन सा आया? तो 1986 ईस्वी में NSF-NET आया था। कौन सा? NSF-NET। ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद हमारा चौथा आता है 1990 का दशक। क्या आता है? 1990 का दशक, जब हमारा वर्ल्ड वाइड में क्या आया था? www का आगमन हुआ था। ठीक है, पहले आप कभी देखते होंगे कि कुछ चीज अगर आप सर्च करते थे तो उसमें www.com लगाना पड़ता था, है ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 1991 में टिम बर्नर्स-ली नामक वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। क्या कह रहा है कि 1991 के दशक में टिम बर्नर्स-ली नामक वैज्ञानिक ने क्या किया? वर्ल्ड वाइड
वेब का आविष्कार किया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में www के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि यह जो है ना वेब पेजों को पढ़ने और देखने की तकनीक है। ये जो है वेब पेजों मीन्स हम लोग इंटरनेट के थ्रू से जो वेब पेज देखते हैं उसको देखने और पढ़ने का जो है ना तकनीक था, क्या, www, है ना। कह रहा है इसके लिए HTML और HTTP विकसित किया गया। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या, तो HTML का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP का मतलब क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी विकसित किया गया। किसके लिए, तो www.com के लिए, है ना। कह रहा है कि 1993 में पहला वेब ब्राउजर मोज़ेक लॉन्च हुआ। ठीक है, कह रहा है 1993 में पहला वेब ब्राउजर मोज़ेक लॉन्च हुआ था। कब, 1993 ईस्वी में। उसके बाद 1995 में Amazon, eBay और आहू जैसे कंपनियों ने इंटरनेट पर व्यापार शुरू किया। अब क्या हुआ कि 1995 में जो है ना Amazon, eBay और आहू जैसे कंपनियों ने क्या किया था, इंटरनेट पर व्यापार में मार्केटिंग करना शुरू किया था। आपको बस ध्यान से सुनते जाना, याद हो जाएगा, और एक बार आप नोट्स बना लोगे ना तो और भी बेहतर हो जाएगा। अब यहां पे हमारा आता है आज का युग, कि अभी का युग, है ना। और अभी का युग ऐसा है ना कि इंटरनेट हर जगह है। क्या है, इंटरनेट हर जगह है। इंटरनेट के बिना दुनिया सूना सूना लगता है। वही कह रहा है कि आज इंटरनेट 5G, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI जैसे 19 तकनीकों का से लेस है। ठीक है, आज की अगर दुनिया की बात करें तो आज का दुनिया में 5G चल रहा है ना, और उसके साथ साथ AI जो सिस्टम आ चुका है ना, उससे हमारा दुनिया और भी तकनीकी चीजों से ग्रसित है, कह सकते हैं। इसका जो है ना, जैसे अब कहा जाता है प्रत्येक सिक्का के दो पहलू, सही और गलत, तो इसका भी जो AI का भी कुछ लोग सही से उपयोग कर रहे हैं और कुछ लोग गलत से भी उपयोग कर रहे हैं। इसका भी कुछ डिमेरिट है, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। कह रहा ऑनलाइन शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवाओं में इंटरनेट का व्यापक उपयोग हो रहा है। अगर हम लोग अभी के जमाना की बात करें तो अभी के जमाना में इंटरनेट के बिना कोई कार्य संभव ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है ना ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्यापार भी करते हैं तो ऑनलाइन से, बैंकिंग का भी कार्य है तो ऑनलाइन करेंगे, मनोरंजन का भी कार्य है तो ऑनलाइन, स्वास्थ्य सेवाएं इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। ठीक है, और ये जो हो पाया वो किसके कारण से, इंटरनेट के कारण से हो पाया। किसके कारण से, इंटरनेट के कारण से हो पाया है ना। कह रहा इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बदल दिया। ठीक है, इंटरनेट ने क्या किया, दुनिया को जो ना ग्लोबल विलेज, ठीक है, मतलब एक साथ जोड़ दिया। किसने, इंटरनेट ने दुनिया को एक साथ जोड़ा है। अब हमारा बात आता है निष्कर्ष का। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने इंटरनेट का इतिहास को देख लिया। अब बातें यहां पे आती है निष्कर्ष का, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे दोस्तों, सारे के सारे प्रश्न मेरे ही चैनल पे आएंगे और बड़े ही आसान शब्दों में आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों तक वीडियो अवश्य शेयर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं, मैं VVI क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो देखिए लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि इंटरनेट का विकास कई वैज्ञानिक, इंजीनियर और शोधकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। कह रहा है इंटरनेट का जो विकास हुआ वो कैसे संभव है, तो कई वैज्ञानिकों ने मिलके, कई इंजीनियरों ने मिलके, कई शोधकर्ताओं ने, मतलब खोजकर्ताओं ने मिल करके जो है ना इंटरनेट को बनाया था। कह रहा है यह केवल कंप्यूटर को जोड़ने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ठीक है, और कह रहा है ना कि यह जो है सिर्फ कंप्यूटर को ही नहीं जोड़ता है, कंप्यूटर के नेटवर्क को ही नहीं जोड़ता है, ये जो है हमारे जीवन का एक मूलभूत आवश्यकता बन गया है। जिस दिन इंटरनेट बंद रहा था ना, उस दिन हम लोग को जीवन जो है ना, मतलब दिन जो है सूना सूना सा लगता है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है साइबर अपराध क्या है। प्रश्न क्या है, साइबर अपराध क्या है, उदाहरण देके समझाइए। अथवा मैं आपको पूछ सकता है सूचना सुरक्षा क्या है, इसका क्या महत्व है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप ये जानते हैं तो ये भी जान जाएंगे, अगर आप ये जानेंगे इसका मतलब ये भी जान जाएंगे। तो अब कैसे ये प्रश्न जो है एक दूसरे से रिलेटेड है वो हम लोग जानते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहा है कि साइबर अपराध के बारे में बताइए। किसके बारे में, साइबर अपराध के बारे में। और दूसरा कहा है सूचना सुरक्षा के बारे में। तो एकदम आसान शब्दों में आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर हम लोग साइबर अपराध की बात करें, इसका साइबर अपराध की बात करें तो कह सकते हैं मोबाइल,
इंटरनेट और कंप्यूटर जैसे उपकरणों का उपयोग करके व्यक्ति जो अपराध करता है, जो क्राइम करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर अपराध। क्या कहा गया कि मोबाइल फोन का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके, इंटरनेट का उपयोग करके व्यक्ति जो अपराध करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइबर अपराध। जैसे कि हैकिंग हो गया, किसी का फोन हैक कर लिया, किसी का एटीएम हैक कर लिया, है ना, किसी का वीडियो बना लिया, एमएमएस बना लिया, ये सब चीजें जो होती है ना वो साइबर अपराध होता है। क्या होता है? साइबर अपराध होता है। जबकि अगर हम लोग सूचना सुरक्षा की बात करें तो कह सकते हैं साइबर अपराधों से अपने सूचनाओं को सुरक्षा रखना क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा कहलाता है। मिस कह सकते हैं कि साइबर ठगों से अपने सूचनाओं को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा कहलाता है। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर साइबर अपराध क्या है, क्या क्या इसके उदाहरण है, उसके बाद सूचना सुरक्षा क्या है और इसके क्या क्या महत्व है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पे मिलेंगे और बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द मैं ये सब्जेक्ट का वीडियो बना सकूं, है ना। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है साइबर अपराध। क्या लिखना है? साइबर अपराध, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। कहा गया कि कंप्यूटर या तो इंटरनेट, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यम मतलब फोन हो गया, जो भी चीज है उसका उपयोग करके, क्या कह रहा है कि इंटरनेट, कंप्यूटर या तो डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले अपराध को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर अपराध के नाम से जाना जाता है। क्या कहा गया कि इंटरनेट, कंप्यूटर या तो कोई भी डिजिटल माध्यम से किया जाने वाला अपराध को हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं? तो साइबर अपराध के नाम से जानते हैं। अथवा में कह सकते हैं कि साइबर अपराध का मतलब है ऐसा अपराध जो इंटरनेट या तो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है। क्या कहा गया कि साइबर अपराध का मतलब अगर समझें तो साइबर अपराध का मतलब होता है ऐसा अपराध जो इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करके किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर अपराध कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर अपराध, जिसको इंग्लिश में साइबर क्राइम भी कहते हैं, है ना। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर साइबर अपराध क्या है। अब देखिए यहां पे कहा गया कि ये अपराध, मींस साइबर अपराध की बात कहा गया कि ये अपराध किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार के खिलाफ हो सकता है। मींस साइबर अपराध की अगर बात करें तो किसी का मोबाइल हैक कर लिया जाता है, कोई संगठन का मोबाइल हैक कर लिया जाएगा। मींस ये जो है ना, कोई व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, कोई संगठन के लिए भी हो सकता है और कोई सरकार के खिलाफ भी हो सकता है। आपने एक बार सुना था कि पाकिस्तान के सरकार का कोई डाटा ही हैक कर लिया था पूरा, है ना। उसी प्रकार से यहां कह रहा है कि यह अपराध किसी व्यक्ति, संगठन या सरकार के खिलाफ हो सकते हैं और इसमें जानकारी चुराना, वित्तीय धोखाधड़ी करना, डिजिटल सिस्टम को नुकसान पहुंचाना शामिल हो सकता है। जानकारी चुराना मतलब आपका डाटा चुरा लेगा। फिर वित्तीय धोखाधड़ी में मतलब क्या कि पैसा वैसा निकाल लेगा, एटीएम से पैसा निकाल लेगा। ऐसा आपने सुना होगा बहुत सारा केस कि कोई फोन करता है, लॉटरी का बहाना देता है कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, इंफॉर्मेशन लेता है और सारा पैसा हड़प लेता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइबर अपराध। क्या कहते हैं? साइबर अपराध। अब यहां पे थोड़ा सा समझेंगे हम लोग सूचना सुरक्षा के बारे में। किसके बारे में? सूचना सुरक्षा के बारे में समझेंगे, जिसको मैं अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कहा जाता है कि इंटरनेट, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल माध्यमों से किए जाने वाले डेटा चोरी से अपने जानकारियों को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट, कंप्यूटर और अन्य डिजिटल माध्यम से जो अपराध किया जाता है, जो डेटा चुराया जाता है, उससे अपने जानकारियों को सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा कहलाता है। यहां पे सुरक्षा नहीं लिखा गया, सूचना सुरक्षा कहलाता है। इस प्रकार से लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिए यहां पे कह रहा है कि सूचना सुरक्षा की बात करें तो सूचना सुरक्षा का अर्थ है किसी संगठन, व्यक्ति या प्रणाली से संबंधित सूचना की गोपनीयता सुरक्षित रखना। मिस कह रहा है ना कि कोई भी संगठन है, कोई व्यक्ति है, कोई प्रणाली है, ठीक है, कोई ऑफिस है, उसके सूचना को, उसके इंफॉर्मेशन को क्या रखना? सुरक्षित रखना, वही क्या कहलाता है? सूचना सुरक्षा कहलाता है। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सूचना सुरक्षित रहे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि आपके पास जो सूचना है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या रहे? सुरक्षित रहे, किसी और को आपको शेयर करना नहीं है। और अनधिकृत उपयोग, हानि, चोरी या संशोधन से बची रहे। ये किसका उद्देश्य होता है? तो सूचना सुरक्षा का उद्देश्य
होता है। तो यहां तक हम लोगों ने साइबर अपराध और सूचना सुरक्षा के बारे में जान लिया। अब हम लोग समझते हैं साइबर अपराध के उदाहरण, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि साइबर अपराध के उदाहरण को समझाइए। तो साइबर अपराध का पहला उदाहरण जो है वो हैकिंग। क्या है? हैकिंग। कहा गया है कि बिना अनुमति के किसी के कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश करना, बिना किसी अनुमति से। अगर आप किसी का फोन ले लें लेकिन उसका अनुमति से, तो वो चोरी हो गया। तो वह कह रहा है कि बिना किसी के अनुमति से उसके कंप्यूटर या नेटवर्क में प्रवेश करना क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? हैकिंग। उदाहरण के समझिएगा कि किसी व्यक्ति का ईमेल अकाउंट या सोशल मीडिया हैक करना। ये सब केस आपने सुना होगा कि मेरा ईमेल आईडी हैक हो गया, तो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। तो ये सब हैकिंग जो आता है ना, वो क्या है कि किसी के अनुमति के बिना, वो अनुमति नहीं दे रहा, उसके बिना आपको क्या कर रहा है? उसके कंप्यूटर और नेटवर्क में प्रवेश कर रहा है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैकिंग। और ये साइबर अपराध का पहला उदाहरण है। दूसरा, फिशिंग। क्या है? फिशिंग। ठीक है, फिशिंग क्या है? तो कह रहा है कि फर्जी ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से लोगों को संवेदनशील जानकारी जैसे कि बैंक खाता विवरण, पासवर्ड चुराना। इनमें से होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि कोई ईमेल बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और आपको भेज देंगे और वो कहेंगे कि आप लॉटरी वगैरह जीते हैं, ठीक है, और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे पैसा खत्म हो जाएगा। वही कह रहा है कि उदाहरण के तरीके समझे तो कह रहा है कि किसी को ईमेल भेजकर यह कहना कि वह बैंक से है और उसके खाते की जानकारी मांगना। ये सब जो वो फिशिंग होता है, फंसाना। फिशिंग मतलब समझिएगा फंसाना, वो फंसाएगा आपको, है ना। फिर तीसरा देखिए, तीसरा है ऑनलाइन धोखाधड़ी। क्या है? ऑनलाइन धोखाधड़ी। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन शॉपिंग या नौकरी का झांसा देकर पैसे ऐंठना। मीन्स कोई कहता है ना, जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि चलो ठीक है, ऑनलाइन क्या करना है, आपको शॉपिंग करना है। आप फेसबुक पे देखते होंगे ऐड, वहां से क्लिक करते होंगे, है ना। तो उस प्रकार से हम लोग करते हैं। वहां से क्लिक करने के बाद जब परचेज करते हैं, जब पैसा पेड करते हैं, तो 3 दिन के बाद मान लो अगर आता भी है कुछ सामान, तो वो सामान नहीं रहता है जो हम लोग मंगाते हैं। ठीक है, मैं खुद भी एक बार फंसा हूं इस चक्कर में। वही कह रहा है ऑनलाइन धोखाधड़ी कि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन शॉपिंग या नौकरी का झांसा देकर के पैसा ऐंठना। उदाहरण के तरीके समझिएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर पैसे देकर के सामान ना मिलना। यही मेरे साथ हुआ था। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पे से फेसबुक में ऐड दिखाता है, उसके थ्रू से मैंने भी शॉपिंग किया था, लेकिन पैसे मैंने भुगतान किया लेकिन सामान आया नहीं। फिर कह रहा है अथवा किसी फर्जी वेबसाइट पर प्रोडक्ट का भुगतान करना और प्रोडक्ट ना मिलना। मिस मान लीजिए कोई फर्जी वेबसाइट है, आपने देखा कि एक बढ़िया ठंडा वाला जैकेट जो है वो 500 रुपये में मिल रहा है, ठीक है, जिसका दाम 1500 रुपये है ना। अब मान लीजिए आपको लगा कि यार 500 रुपये ही तो लग रहा है, खरीद लेते हैं, ठीक है। अब 500 रुपये आप वहां पे भुगतान कर दिए। अब 500 रुपये भुगतान करने के बाद जो है ना, वो प्रोडक्ट जो है 100 होना ही बंद हो गया वहां पे, ठीक है, वो कंपनी ही बंद हो गया, वो साइट ही बंद हो गया। अब क्या वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। और कंप्लेन करोगे कैसे? कंप्लेन कर पाओगे नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट को आप नहीं जानते हो, है ना। तो इस तरह से ऑनलाइन धोखाधड़ी होता है। फिर चौथा कह रहा है कि साइबर बुलिंग। क्या है? साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब क्या है? तो कह रहा है इंटरनेट के माध्यम से किसी को धमकाना, परेशान करना या बदनाम करना। सोशल मीडिया के थ्रू से आप जानते होंगे, ठीक है, कि बहुत सारा किसी का फोटो वायरल हो जाता है, किसी का कुछ वायरल हो जाता है ना, किसी को धमकाना या तो परेशान करना, ये सब जो है ना साइबर बुलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबर बुलिंग। उदाहरण के तरीके समझिएगा कि सोशल मीडिया पे किसी का निजी तस्वीरें पोस्ट करके उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना। ऐसा आप लोगों ने क्या सुना होगा बहुत सारा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग कहते हैं। ये साइबर अपराध का ही अंग है, उदाहरण है। फिर पांचवा है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है कि आपका पहचान चुराना। जैसे कि कह रहा है कि किसी व्यक्ति की पहचान चुरा करके उसका गलत इस्तेमाल करना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी का क्रेडिट कार्ड चुरा लिए, ठीक है, किसी का आधार कार्ड चुरा लिए, उससे सिम कार्ड खरीद लिए, है ना, तो उससे क्या होगा? फिर प्रॉब्लम होगा। वही कह रहा है कि उदाहरण कि किसी के क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुरा करके ऑनलाइन खरीदारी करना। मान लीजिए किसी का क्रेडिट कार्ड आप चुरा लिए, उसकी जानकारी ले लिए और उसे खरीदारी कर रहे हैं आप पूरा, तो ये सब क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी के आधार कार्ड की जानकारी चुरा करके फर्जी सिम कार्ड खरीदना, तो ये सब क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सूचना सुरक्षा के 3 प्रमुख पहलू। क्या जानेंगे? सूचना सुरक्षा के 3
प्रमुख पहलू, इसके पहले हम लोगों ने साइबर अपराध के बारे में समझ गया। अब देखिए कह रहा है कि सूचना सुरक्षा के 3 प्रमुख पहलू में से पहला इसका जो प्रमुख पहलू है वो क्या है, गोपनीयता। क्या कि अपने आइडेंटिटी को आपको क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। कह रहा है कि जानकारी को केवल अधिकृत व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध रखना, कि आपको जो जानकारी देना है वो किसको देना, अधिकृत। अधिकृत मतलब समझ रहे हैं, जो मान लो जो बैंक है, ठीक है, तो बैंक में जाके ही देना, जो वहां पे अधिकृत है उसी को जो है ना आपको डाटा आपको देना है, जानकारी देना है। उसके अलावा आपको अगर कोई फोन करके बोलता है कि नहीं मुझे ये दे दो, ये डाटा दे दो, बैंक का डिटेल्स चाहिए, तो किसी को भी डिटेल्स बताना नहीं चाहिए। उदाहरण देखिए, कह रहा है कि आपके बैंक खाते की जानकारी केवल आप और बैंक के पास होना चाहिए। अगर कोई फोन करके कहता है कि नहीं मैं आपके बैंक से बोल रहा हूं, ऐसे ऐसी बात है, तो आपको वैसा उस पर विश्वास करना नहीं चाहिए। फिर दूसरा, इसका दूसरा जो प्रमुख पहलू है वो है अखंडता। क्या है, अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है, कह रहा है जानकारी में बिना अनुमति बदलाव नहीं होना चाहिए। मान लो आप किसी को कोई जानकारी दिए, तो बिना किसी अनुमति के जो है ना आपको बदलाव होना नहीं चाहिए। जानकारी सही और भरोसेमंद होनी चाहिए, और जानकारी जो है ना वो सही होना चाहिए और भरोसेमंद होना चाहिए। उदाहरण के तरीके से देखिए, आपके दस्तावेज या डेटा में कोई छेड़छाड़ ना हो। ठीक है, अगर आप सही सब कुछ दोगे ना तो आपके दस्तावेज में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। फिर तीसरा कह रहा है उपलब्धता। क्या कह रहा है, उपलब्धता में सही समय पे सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। सही समय पे जो है ना सही जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। उदाहरण, वेबसाइट या सर्वर का समय पर काम ना करना। ठीक है, मतलब काम करना है ना। तो ये इसके 3 प्रमुख पहलू थे। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आगे देखिएगा, थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। पहला यहां पे कह रहा है कि सूचना सुरक्षा का महत्व क्या है, सूचना सुरक्षा का महत्व की बताइए कि सूचना सुरक्षा का क्या महत्व है। तो सूचना सुरक्षा की अगर महत्व की बात करें तो सूचना सुरक्षा का पहला महत्व है व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा। ये क्या करता है, हमारे डेटा, हमारा डाटा को जो है ना पर्सनल जानकारी को सुरक्षित रखता है। कह रहा है यह जो है हमारी पहचान, बैंक विवरण, पासवर्ड और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखता है। कौन, सूचना सुरक्षा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि संगठन के डेटा को सुरक्षा। ये जो है ना कोई भी संगठन के डेटा को सुरक्षित रखता है। कह रहा है कि कंपनियां अपने ग्राहकों की जानकारी, व्यापारिक रहस्य और वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सूचना सुरक्षा का उपयोग करती है। कोई कंपनी जो है अपने ग्राहक है, व्यापारिक रहस्य है और वित्तीय डेटा जो है उसको छिपाने के लिए, में सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करती है, सूचना सुरक्षा का। किसका, सूचना सुरक्षा का उपयोग करती है। फिर देखिए तीसरा हमारा है साइबर अपराधों से बचाव। सूचना सुरक्षा क्या करता है, हम लोग को साइबर अपराधों से भी बचाता है। कह रहा है कि साइबर अपराध जैसे कि हैकिंग हो गया, फिशिंग हो गया, डेटा चोरी हो गया, ये सबको रोकने में मदद करता है। कौन, तो सूचना सुरक्षा ये क्या करता है, साइबर अपराधों को रोकने में मदद करता है। फिर चौथा इसका क्या महत्व है, तो चौथा इसका महत्व है कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी। क्या है, कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी। कहा गया है कि कई देश में कानून है कि कंपनियां और व्यक्तियों को अपने जानकारी को सुरक्षित रखना होगा। मींस कोई ऐसा देश है, मतलब सारे देश में ऐसा ऐसा कानून लागू किया गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं और जितने भी व्यक्ति हैं उसको क्या करना, अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना। मान लीजिए आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कोई कंपनी में जो काम करने वाला वर्कर है उसके जानकारी को आपको क्या करना है, सुरक्षित करके रखना है। और आपको खुद भी जो है ना अपनी जानकारी को सुरक्षित रखना होगा। ऐसा कानून भी बनाया गया है ना। अब देखिए, अब यहां तक हम लोगों ने इसके महत्व को समझ गया। अब यहां पे पॉइंट लिखना हम लोग को कि सूचना सुरक्षा या तो साइबर अपराध से बचाव के उपाय। कि आखिर सूचना सुरक्षा और साइबर अपराध से कैसे बच सकते हैं। तो पहला कहा गया है कि अगर मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, कि कोई भी अगर आप कुछ भी चीज करते हैं तो उसमें जो ना मजबूत पासवर्ड बनाएं। मजबूत मतलब क्या, ऐसा पासवर्ड जो आपके सिवा किसी को पता ना चले। दूसरा, फिशिंग ईमेल से सावधान रहें। मतलब जो ईमेल से फंसाया जाता है वो ऐसे ईमेल से जो है ना आपको सावधान रहना है। फिर अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करें। अगर कोई अनजान लिंक्स भेजता है, जब तक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होगा आपको उस पर क्लिक करना नहीं है। आगे कह रहा है कि अपने कंप्यूटर और मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ठीक है, अपने कंप्यूटर में और मोबाइल में क्या करना है, आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करना है, ताकि आपके कंप्यूटर को कोई हैक ना कर सके, आपके फोन को कोई हैक ना कर सके।
कह रहा किसी भी संवेदनशील जानकारी को ऑनलाइन साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि करें। मान लो अगर कोई भी डिटेल्स जानकारी है, कोई सीक्रेट जानकारी है ना, तो उसको ऑनलाइन शेयर ना करें, है ना। फिर कह रहा डेटा एन्क्रिप्शन, अगर आपको अपने डाटा को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा एन्क्रिप्शन करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि पासवर्ड और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब करने से जो है हमारा डाटा जो है वो सुरक्षित होता है, हमारा डाटा जो है किसी और के पास सेंड होता नहीं है। तो यहाँ तो दोस्तों हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ साइबर डिफेंस के 1 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले VBI प्रश्नों को, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद आवश्यक होने वाला है ना। इसके पहले दोस्तों मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट करवाया था, और ये जो है आपका पार्ट 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, पार्ट 2, जिसमें से हम लोग इसके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को कंप्लीटली जानेंगे, ठीक है। और अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए, पार्ट 3 में मतलब उसका लॉन्ग वीडियो का आंसर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी प्रकार से मैं जल्दी से जल्दी उसको बना देने का प्रयास करूँगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर किस प्रकार के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, इंटरनेट का इतिहास क्या है। इंटरनेट का इतिहास क्या है ना, ये कैसे बना, कब आया, उसके बारे में बताना। तो कह रहा है इंटरनेट की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में अमेरिका के रक्षा विभाग के अर्पानेट परियोजना से शुरू हुई। क्या कह रहा है, इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों कब से हुई, तो 1969 ईस्वी में हुई, और ये कहाँ से हुआ, अमेरिका के रक्षा विभाग की अर्पानेट परियोजना से हुई। कहा जाता है कि शुरुआत में यह जो है ना केवल कुछ कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे यह जो है पूरे विश्व में फैल गया। मीन्स ये जो इंटरनेट बना था वो कुछ कंप्यूटर को जोड़ने के लिए बना था, लेकिन देखते ही देखते ये जो है ना पूरे विश्व में फैल गया। कहा जाता है कि यह जो है सूचना आदान प्रदान का सबसे बड़ा माध्यम है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम है। कौन सा, तो इंटरनेट, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर इंटरनेट क्या है। ये आपके 5 मार्क्स वाले और 1 मार्क्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए आएगा तो कुछ और बढ़ा के आपको लिख देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्त कि साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध किसको कहते हैं, उदाहरण सहित इसको बताइए। तो बात अगर करते हैं साइबर अपराध का, तो कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके, किसका, कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके गैर कानूनी काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। जैसा कि ऑनलाइन बैंक से धोखाधड़ी करना, ईमेल हैकिंग करना, फ़ोन हैकिंग करना, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर अपराध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि सूचना सुरक्षा क्या है और इसका क्या महत्व होता है। तो सूचना सुरक्षा की बात करें तो कहा जाता है कि सूचना सुरक्षा का मतलब होता है किसी भी डिजिटल या ऑनलाइन जानकारी को अनधिकृत पहुंच से बचना। मीन्स कोई भी आपका जो सूचना है उसको दूसरे साइट से बचा करके रखना, है ना, यही क्या कहलाता है, सूचना सुरक्षा कहलाता है ना। कह रहा है यह जरूरी है ताकि व्यक्तिगत, व्यावसायिक या सरकारी डेटा सुरक्षित रह सके, है ना। यार इसलिए ज़रूरी है ना ताकि आपका खुद का, व्यवसाय का और सरकारी डाटा जो है वो सुरक्षित रह सके, कोई और साइट के पास वो डाटा ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा दोस्त कंप्यूटर एथिक्स क्या है, इसका पालन क्यों करना जरूरी है। तो कंप्यूटर एथिक्स की बात करें तो कहा जाता है कि कंप्यूटर एथिक्स वह नियम है जो कंप्यूटर का सही और नैतिक उपयोग सिखाता है। कंप्यूटर एथिक्स वह नियम होता है ना जो कंप्यूटर का हम लोग को सही तरीका और नैतिक उपयोग में ऑनेस्टी से इसका उपयोग करने के लिए सिखाता है। कह रहा है इसका पालन जरूरी है ताकि तकनीकी का दुरुपयोग ना हो और समाज में भरोसा बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि वेब ब्राउजर सुरक्षित करने के तरीके। वेब ब्राउजर को हम लोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो कह रहा है वेब ब्राउजर को सुरक्षित करने के लिए ब्राउजर को अपडेट करते रहें, सुरक्षित वेबसाइट ही खोलें, पॉपअप ब्लॉगर ऑन रखें, ठीक है, और अज्ञात एक्सटेंशन ना जोड़ें। मीन्स जो साइट को आप नहीं जान रहे हैं वो साइट को आप ना खोलें, ठीक। छठा प्रश्न में कह रहा है दोस्त कि सुरक्षित पासवर्ड सेट करने के दिशा निर्देश, की एक सुरक्षित पासवर्ड हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सुरक्षित पासवर्ड सेट करने के लिए ध्यान रखें कि पासवर्ड 8 से प्लस कैरेक्टर का हो, है ना, उसमें अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह शामिल होना चाहिए। आगे कह रहा है कि आसान शब्द या तो नाम ना रखें और समय समय पर जो है पासवर्ड को बदलें, तभी पासवर्ड को सुरक्षित किया जा सकता है। आगे कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग को सुरक्षित रूप से उपयोग करने का सुझाव। सोशल नेटवर्क को कैसे हम लोग सुरक्षित से उपयोग कर सकते हैं।
तो कह रहा है कि सोशल नेटवर्किंग को सुरक्षित रूप से उपयोग करने के लिए अपनी प्रोफाइल को निजी रखें, मीन्स प्राइवेट रखें, अजनबी लोगों को फ्रेंड ना बनाएं, है ना, संवेदनशील जानकारी ना शेयर करें तथा दो स्तरीय सुरक्षा लगाएं, मीन्स आपने सुना होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको ऑन करके रखें। आगे दोस्त कि विंडो की बुनियादी सुरक्षा उपाय, विंडोज़ को अगर आपको बचा के रखना है, सुरक्षित करके रखना है तो क्या करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि विंडो की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है उसमें लगाना पड़ेगा, उसे नियमित अपडेट करना पड़ेगा, फायरवॉल चालू रखना पड़ेगा, है ना, तथा मजबूत पासवर्ड जो है उसमें से इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि यूजर खाता पासवर्ड की सुरक्षा कैसे करें। यूजर खाता पासवर्ड की सुरक्षा कैसे करें। तो कह रहा है कि कठिन पासवर्ड बनाएं, दूसरों से साझा ना करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें और पासवर्ड मैनेजर का उपयोग करें। ठीक है, इस तरह से आप अपने पासवर्ड को सुरक्षित रख सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों स्मार्टफोन सुरक्षा के उपाय, स्मार्टफोन को सुरक्षित रखने के उपाय क्या है। तो स्मार्टफोन को सुरक्षित करने का उपाय है स्क्रीन लॉक लगाएं, ऐप्स को प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, दूसरे ऐप दूसरे जगह से दूसरे साइट से डाउनलोड ना करें, है ना, कह रहा नियमित अपडेट करें तथा एंटीवायरस उसमें से लगाएं। फिर क्वेश्चन 11 कह रहा हमारा कि एंड्रॉयड सुरक्षा के लिए ध्यान देने वाली योग्य बातें। तो कह रहा कि अज्ञात स्रोत से ऐप्स ना डाउनलोड करें। एंड्रॉयड जैसे हमारा फ़ोन होता है एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसको सुरक्षित कैसे कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अज्ञात स्रोत से आप ऐप डाउनलोड ना करें, डिवाइस एन्क्रिप्शन ऑन रखें, डाटा बैकअप रखें और ऐप परमिशन चेक करते रहें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में साइबर सुरक्षा पहल, भारत में साइबर सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। पहला, CERTIN की स्थापना 2004 में किया गया। दूसरा, साइबर सुरक्षित भारत अभियान चलाया गया। तीसरा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 चलाया गया, है ना, और डिजिटल इंडिया सुरक्षा पहलें चलाई गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइबर अपराधी कैसे काम करता है। तो साइबर अपराधी की बात करें तो कहा जाता है कि साइबर अपराधी वायरस, फिशिंग ईमेल, मैलवेयर या सोशल इंजीनियरिंग के यूजर की जानकारी चुरा लेता है और उसका गलत इस्तेमाल करता है। कौन? साइबर अपराधी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फायरवॉल क्या होता है, इसका उपयोग। फायरवॉल क्या है, इसका क्या उपयोग है। तो कहा जाता है कि फायरवॉल जो होता है ना, एक सुरक्षा प्रणाली है। फायरवॉल क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली है जो नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और अनधिकृत पहुंच को रोकती है। मतलब किसी को जो है ना उसमें घुसने नहीं देती है। ठीक है। कह रहा है कि यह कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षा का दीवार काम करता है। ठीक है। ये जो है ना कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में क्या करता है, सुरक्षा का दीवार बनाता है। आगे मेरे दोस्त कि ईमेल सिक्योरिटी क्या है, ईमेल सुरक्षा क्या है। कह रहा है ईमेल सुरक्षा से आशा है ईमेल के माध्यम से भेजी गई जानकारियों को सुरक्षित रखना। इसका मुख्य उपाय क्या है, स्पैम और फिशिंग ईमेल से सावधान रहना, ईमेल इनक्रिप्शन करना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन रखना, अगर अनजाने लिंक पर क्लिक ना करना, मजबूत पासवर्ड को बना करके रखना। इस तरह से हम लोग उसको बचा करके रख सकते हैं। आगे है iOS सिक्योरिटी क्या है, मीन्स आईफोन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो कह रहा है कि आईफोन को सुरक्षित रखने के लिए ऐप्स जो है ना केवल एप्पल ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें, फेस आईडी, टच आईडी का उपयोग करें, डिवाइस फाइंड माई आईफोन से कनेक्टेड रखें, है ना, और डाटा इंस्क्रिप्शन चालू रखें तथा नियमित iOS अपडेट करते रहें। इस तरह से हम लोग अपने आईफोन को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि सोशल मीडिया सिक्योरिटी क्या है, सोशल मीडिया सुरक्षा क्या है। तो कह रहा है कि गोपनीयता सेटिंग अपडेट करें, मतलब जो आपका सीक्रेट सेटिंग है, ठीक है, उसको अपडेट करते रहें, पर्सनल जानकारी किसी से शेयर ना करें, अनजान लिंक पे या तो फेक अकाउंट से दूर रहें, और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन चालू रखें, और समय समय पर जो है ना पासवर्ड को बदलें। इस प्रकार से हम लोग सोशल मीडिया को सुरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि व्हाट इज़ पासवर्ड मैनेजर, पासवर्ड मैनेजर क्या होता है। तो आंसर हम लिखेंगे कि पासवर्ड मैनेजर एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सभी पासवर्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। क्या कह रहा है, पासवर्ड मैनेजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सभी पासवर्ड को क्या करता है, सुरक्षित रूप से स्टोर करके रखता है। इसके फ़ायदे की बात करें तो कहा जाता है अलग अलग वेबसाइटों के लिए अलग अलग पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, मजबूत पासवर्ड जनरेट करता है, ठीक है, और डाटा इनक्रिप्टेड रूप में सुरक्षित रहता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वायरस क्या होता है। तो वायरस की अगर बात करें तो कहा जाता है वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में घुस करके फाइलों को खराब कर देता है और सिस्टम की गति को धीमा कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है मॉलवेयर क्या है। तो कहा जाता है कि मॉलवेयर जो होता है ना एक खतरनाक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या जानकारी चुराने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, आगे है फिशिंग क्या है। फिशिंग किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें नकली ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से ईमेल की सीक्रेट जानकारियों को चुराया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ईमेल आपको भेज दिया है ना, वो ईमेल पे आप क्लिक किया और आपका सारा डाटा हैक हो गया, तो ये हमारा फिशिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रैनसमवेयर क्या है। तो रैनसमवेयर जो होता है ना एक प्रकार का मैलवेयर होता है जो कंप्यूटर की फाइलों को लॉक कर देता है ना, और फिर खोलने के लिए पैसे की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों HTTPS क्या है। HTTPS मतलब किसको कहते हैं। तो कह रहा है कि HTTPS जो है ना एक सुरक्षित वेबसाइट कनेक्शन प्रोटोकॉल है जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है ताकि जानकारी हैक ना हो सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा है टू स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। तो कह रहा है कि यह जो है ना एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें पासवर्ड के अलावा एक अतिरिक्त कोड भी डाला जाता है, इससे अकाउंट की सुरक्षा जो है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, आगे कह रहा दोस्त कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है और यह कैसे काम करता है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करें तो कहा जाता है कि एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में वायरस, मालवेयर या ट्रोजन जैसे खतरों को पहचानता है और उसको क्या करता है, हटाता है ना। इसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य है फाइलों को स्कैन करता है ये। ठीक, दूसरा खतरनाक फाइलों को डिलीट या क्वारंटाइन करता है ये। फिर कह रहा है रियल टाइम सुरक्षा ये देता है। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो कह रहा है साइबर कानून क्या है और यह क्यों जरूरी है। तो साइबर कानून की बात करें तो कहा जाता है कि साइबर कानून वे नियम होते हैं जो इंटरनेट पर होने वाले अपराधों को रोकते हैं और दोषियों को सजा दिलाते हैं। ठीक है, इसकी महत्व की बात करें तो महत्व में कहा गया है कि साइबर अपराधों पर नियंत्रण, डिजिटल लेन देन की सुरक्षा, लोगों की निजता की रक्षा करता है ना, ये इसका महत्व है। आगे है 27 में साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन की बात करें तो कहा जाता है इंक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को कोड में बदल दिया जाता है ताकि अनधिकृत व्यक्ति जो है ना उसे पढ़ ना सके, है ना। उदाहरण के तौर पे देखिएगा बैंकिंग वेबसाइट, व्हाट्सएप चैट, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है, इंक्रिप्टेड हो जाता है, मतलब कोड में बदल दिया जाता है ताकि दूसरा लोग उसको पढ़ ना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से दोस्त कि थ्रेट क्या है। थ्रेट का मतलब क्या होता है जानते हैं। हाँ, क्या होता है, खतरा। ठीक है, खतरा किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो कह रहा है कि थ्रेट का मतलब होता है खतरा। थ्रेट का मतलब क्या होता है, खतरा होता है। और यह जो है ना ऐसा कोई भी कार्य या स्थिति हो सकती है जो कंप्यूटर सिस्टम, डाटा या तो नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकती है ना। अगला कह रहा है हमारा कि वायरलेस क्या है। तो वायरलेस का मतलब होता है बिना तार के डाटा या तो जानकारी को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक भेजना बिना तार के। आप लोग देखते हैं ना वायरलेस माइक होता है, ठीक है, मतलब उसमें तार नहीं लगा रहता फिर भी उसमें कनेक्शन आ जाता है, वही कह रहा है। ठीक है, जैसे मोबाइल का वाईफाई या तो ब्लूटूथ। आगे है सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया के बारे में मैंने आपको ऊपर भी बताया। आगे कह रहा है कि सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग आपस में बातचीत करते हैं, फोटो, वीडियो और विचार को साझा करते हैं। उदाहरण के तौर पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से हमारा कि साइबर क्राइम क्या है। साइबर क्राइम किसको कहते हैं। तो कह रहा है साइबर क्राइम का मतलब होता है इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से किए गए अपराध, जैसे कि हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या तो वायरस फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि साइबर टेररिज्म क्या है। साइबर आतंकवाद किसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि साइबर आतंकवाद जो होता है ना वह अपराध है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल करके देश या तो संस्था या तो कोई व्यक्ति को डराने या तो नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर टेररिज्म कहते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो है राजनीतिक या तो धार्मिक भी हो सकता है ना। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 32 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको पार्ट 3 चाहिए होगा लॉन्ग क्वेश्चन वाला
तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसा आपका रिएक्शन रहेगा उसके अनुसार से मैं उसको जल्द से जल्द बना दूंगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।